विज्ञान भारती के आज के इस अंक में मैं कमल किशोर और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख मॉनसून पूर्वानुमान केंद्र के डॉक्टर आर जैनमणि से मॉनसून के आकलन और विज्ञान पर भेंटवार्ता। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर तरु शर्मा से इस संस्थान के कार्यों और उपलब्धियों पर जानकारी। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव राजेश कुमार पाठक से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के महत्व और इतिहास के बारे में दिलीप झा की बातचीत। हैदराबाद स्थित सेल्यूलर एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विनय के नंदीकुरी और सीमा कुमारी की बातचीत। मई माह में जन्मे और दिवंगत हुए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और कार्यों के बारे में जानकारी और मई माह के कुछ खास दिवस और विज्ञान जगत की बातें। 21 मई 2025 को गुजरात वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शेरों की आबादी जो विशेष रूप से गुजरात में केंद्रित है 2020 और 2025 के बीच 32% बढ़ी है। वर्ष 2020 में 674 शेर थे जो अब बढ़कर 891 हो गए हैं। इनमें 196 शेर, 330 शेरनियां और 225 शावक शामिल हैं। इस साल 10 से 13 मई 2025 के बीच अत्याधुनिक तकनीक से शेरों की गिनती की गई थी। वैसे तो मई माह में उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत में मॉनसून के आने के समय और उसके विज्ञान पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख मॉनसून पूर्वानुमान केंद्र डॉक्टर आर जैनमणि से कमल किशोर द्वारा की गई ये भेंटवार्ता। मौसम का पूर्वानुमान और प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे स्वास्थ्य को गहराई तक प्रभावित करते हैं। मॉनसून और मौसम में बदलाव के वास्तविक कारण क्या होते हैं? गर्मी से आप ठंडी की ओर जाएंगे, पानी बरसना और हैवी रेन होना, क्योंकि जब पानी ज्यादा होता है या कहीं पानी ज्यादा कलेक्शन हो गया जगह तो वो बीमारी उस टाइम का जो होता है जो मानसून रिलेटेड वो बढ़ता है। दो चीज पर हम ध्यान देते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए कि भाई मानसून आ गया, इसलिए जैसे आपका प्रिपरेशन है, जैसे एक तो आपको खुद को बचाना है बारिश से, तो आपका घर का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। खेती करते हैं, एग्रीकल्चर प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि मानसून का सीजन आ रहा है। भारत में मानसून की शुरुआत वास्तविक रूप में कहाँ से होती है? हमारा अंडमान और निकोबार का जो समुद्र होता है या बे ऑफ बंगाल, तो उसी साइड से पहले शुरू होता है। अरेबियन सी जो अरब का जो खाड़ी है उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है। जैसे हम बोलते हैं कि केरला जो मानसून का जो मेन लैंड है, नॉर्मल डेट में बोल रहे हैं 1 जून होता है, लेकिन जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार है वो मई में शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता है, आटे टाइम तो खबर नहीं करता है, आप देखे होंगे आया कुछ डिस्टेंस तक, कोई साल में बम्बे तक आ गया, बम्बे में रुक गया 5-6 दिन, क्योंकि फिर ये पल्सेस होता है जो हम बोलते हैं कि वेरिएबिलिटी होता है। जैसे अभी एक पल्स आया दक्षिण अंडमान समुद्र पर डिक्लेयर किया है, और जैसे दक्षिण भाग जो है बे ऑफ बंगाल वो भी डिक्लेयर किया है। किस प्रकार से आकलन किया जाता है, पूर्वानुमान किया जाता है? पहले क्या होता था, पहले हम लोग कैलकुलेटर में कर देते थे, उसका पहले में हाथ में कैलकुलेशन करते थे। मैं अगर प्री इंडिपेंडेंट एरा बात करूँ, कैलकुलेटर या छोटे मोटे कंप्यूटर आया, बट लेकिन अभी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, बहुत सारा मतलब पावर है। जैसे हमारा अभी 28 टेराफ्लॉप है, हम लोग 4th इन द वर्ल्ड है। तो अभी हमारा नोएडा और पुणे में 2 मेन HPC है जिसमें हम मॉडल रन करते हैं पूरा ग्लोब का। तो मानसून तो बड़ा स्केल है, और मानसून जो है वो समुद्र का लेता है, पहाड़ का लेता है, और ओशन एटमॉस्फेयर लैंड कपल्ड है। क्योंकि मानसून का टेक्निक ऐसा है कि उसका जानकारी लेने के लिए साइंटिफिकली और थ्रू डायनामिक मॉडल ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ग्लोब में देखिए, कहीं जैसे हम एल निनो का बात करते हैं, कभी भी मानसून का बात होता है तो एल निनो का बात होता है। एल निनो ये है कि दक्षिण जो प्रशांत महासागर है, जो पेरू कोस्ट में, वहां से सरफेस टेम्परेचर का स्थिति क्या है। तो अगर ज्यादा है तो मानसून खराब होने का चांस है, अगर नॉर्मल है और नॉर्मल से बिलो नॉर्मल लानिना है तो बहुत बढ़िया मानसून होगा। इस साल न्यूट्रल है इसलिए मानसून एबव नॉर्मल। तो ऐसे मतलब बेस्ट टेक्निक है। एक तो जो डायनामिक मॉडल है, यानी जो टेक्निक कंप्यूटर है, सारा ऑब्जर्वेशन लीजिए और अपना कंप्यूटर में एटमॉस्फेयर का जो फिजिक्स है उसके बेसिस में आप रन करिए मॉडल, जो बोलते हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल। और दूसरा स्टैटिस्टिकल मॉडल, बहुत सारा पैरामीटर्स है। जैसे गर्मी ज्यादा होगा राजस्थान में तो बारिश जल्दी आएगा, ऐसे बहुत सारा पैरामीटर है। हिमालयन स्नो कवर है, IOD है कि इंडियन ओशन का है, और यूरोपियन
यूरोपियन टेम्परेचर है, बहुत सारा ग्लोब का पैरामीटर है, बट इस साल ज्यादा फेवरेबल है और इसलिए नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगा, तो ये गुड न्यूज है। तो एक तो हम लोग देखते हैं कि भाई क्लाउड कैसा डेवलप हो रहा है, विंड आ रहा है क्या, बिकॉज है तो दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट, तो विंड तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट से होना चाहिए और क्रॉस इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करके विंड आना चाहिए और बिगर स्केल में होना चाहिए, ऐसे नहीं छुट-पुट बारिश हो गया है ना, बारिश रहे लंबा टाइम। तो वो सारा देख के हम लोग वर्तमान का स्थिति करते हैं, फिर आगे जब प्रेडिक्शन देते हैं भाई नेक्स्ट 7 दिन में कहाँ आएगा, रेन कैसा रहेगा ऑल इंडिया। हमने बताया कि भाई जो 88 सेंटीमीटर होता है टोटल रेनफॉल, उनसे ज्यादा होगा, 105% मोर देन नॉर्मल होगा। और हमने फिर देखा है कि इंडिया के कैसे रहेगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग कुछ पॉकेट्स बोला, जम्मू कश्मीर है, पूर्व उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसा का है, थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होगा लेकिन लार्जर नॉर्मल होगा। तो डिफरेंट स्केल में हम लोग देते हैं। जैसे ये गर्म का सीजन है, गर्म का सीजन में ओलावृष्टि होता है, लाइटनिंग होता है, जो बोलते हैं बिजली गिरना, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है और फार्टिलिटी भी होता है। तो इसकी तो राडार और सैटेलाइट है, क्योंकि एकदम से डेवलप करता है, जैसे दिल्ली में बारिश हो जाता है। लेकिन मानसून का प्रेडिक्शन जब हम लोग करते हैं उनके लिए फिर लार्ज स्केल में करते हैं, क्योंकि वो रेंज जैसे चल रहा है मुंबई में, वो मुंबई में नहीं, मुंबई, रायगढ़, गोवा, बहुत लार्ज एरिया में आप देखेंगे उस दिन बारिश हो रहा है। आप अगर बोलेंगे दिल्ली का रेन, दिल्ली में तो 50 सेंटीमीटर नहीं होता है, बट आप बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे में बहुत ज्यादा बारिश है। मेघालय में आप देखेंगे ना, जैसे समुद्र आपका सामने है, जैसे महाबलेश्वर है, आप अगर समुद्र का सामने एकदम से बड़ा पहाड़ शुरू हो गया तो वो तो एकदम बादल गया, वहां धक्का लगा और वहीं रियलाइज हुआ। मेघालय में जो बारिश होता है वो समुद्र में जाता है, क्योंकि वो पहाड़, जो मेघालय नाम है, मेघ का आलय। तो अभी भी जो मौसम आजकल तो चेरापूंजी हाईएस्ट नहीं है, मौसम है हाईएस्ट रेन प्लेस इन द वर्ल्ड। तो जितना पहाड़ और जितना समुद्र के नजदीक है उतना ज्यादा बारिश है। आप अगर मौसम का भविष्यवाणी लेके करेंगे काम तो आपको फायदा होगा। मनुष्य के जीवन को सुरक्षित और सुविधा प्रदान करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने कार्यों द्वारा योगदान दिया है। सुनते हैं मई में जन्मे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और कार्यों के बारे में। अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फिलिप्स फेनमैन अपने क्षेत्र में संभवतः सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। परमाणु भौतिकी में 1965 में उन्हें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जूलियन श्विंगर और शिनिचिरो टोमोनागा के साथ मिला। फ्रांसीसी भौतिकी रसायन विज्ञानी पियरे क्यूरी को 1903 में रेडियोधर्मी पदार्थों का अध्ययन करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्ल लिनियस एक स्वीडिश जीव विज्ञानी और चिकित्सक थे, जिन्होंने जीवों के नामकरण की आधुनिक प्रणाली को औपचारिक रूप दिया। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। रॉयल सोसाइटी के सदस्य एडवर्ड जेनर एक अंग्रेज चिकित्सक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने चेचक का टीका बनाया, जो दुनिया का पहला टीका था। वैक्सीन और टीकाकरण शब्द वायरियोले वैक्सीने से निकले हैं। ये शब्द जेनर ने काउपॉक्स को दर्शाने के लिए गढ़ा था। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। विद्युत अध्ययन के जनक और चुंबकत्व के अग्रणी शोधकर्ता अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने विद्युत आकर्षण, विद्युत बल और चुंबकीय ध्रुव के नाम गढ़े। ये देखते हुए कि एक कंपास सुई न केवल उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करती है, बल्कि नीचे की ओर भी झुकती है, उन्होंने सोचा कि पृथ्वी एक बार चुंबक की तरह काम करती है। गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट एक जर्मन डच भौतिक विज्ञानी और उपकरण निर्माता थे। उन्होंने 1709 में अल्कोहल थर्मामीटर और 1714 में पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया और फारेनहाइट तापमान पैमाने का विकास किया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने शोध और उपलब्धियों के कारण चर्चा में रहा है। NIAB का ध्यान पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता को बेहतर बनाना है। इस संस्थान की उपलब्धियों और कार्यों की जानकारी दे रही हैं राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद की निदेशक डॉक्टर तरु शर्मा। ये हमारा एक अलग तरह का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसपे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आधारित विषयों पर शोध होता है। 2011 मई माह में संस्थान का स्थापना हुई और सोच इसके पीछे यही थी कि ये जो शहर है जहाँ पे बहुत सारे वेटेनरी वैक्सीन बनते हैं, बहुत सारी बायोफार्मा कंपनी है और यहाँ इस क्षेत्र में अपना अलग तरह का पशुधन है, पूरे राष्ट्र में है पर यहाँ अलग तरह का पशुधन है। इस संस्थान ने एक जीनोमिक्स बेस्ड काम किया
किया, पशुओं का डीएनए एकत्रित करके उसको बताया कि ये नस्ल देसी गायों पे काम किया और उसको उन्होंने एक चिप डेवलप किया, उसका नाम इंडी गाओ दिया। गाओ गाय के लिए और इंडी हिंदुस्तान के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए। उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि देसी नस्ल की गाय है, उसके डीएनए पे आधारित चिप है और हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसकी नस्ल क्या है। इसके अलावा संस्थान में एक वन हेल्थ का कार्यक्रम चलता है जिसमें देश भर के 28 और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें मेडिकल साइंटिस्ट, वेटरनरी साइंटिस्ट, एनिमल साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ के साइंटिस्ट हैं। वन हेल्थ का महत्व क्या है हम सब जानते हैं, क्योंकि जब कोविड आया तो हम सबको मालूम है कि जानवरों का महत्व, बीमारियां जब आदमी तक पहुंचती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इनकी रिसर्च पे ध्यान रखेंगे तो हम बीच की उस कड़ी को काट पाएंगे या बीच की उस कड़ी को तोड़ देंगे जिससे कोई भी पैथोजन हमारे ह्यूमन हेल्थ तक पहुंचता है। हम क्या करते हैं, जो ज़ूनोटिक डिजीजेस होती हैं जो जानवरों से आदमियों पर पहुंच रही हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगी, आप टीबी को भी ले सकते हैं, आप ब्रुसेल्ला को भी ले सकते हैं, आप लेप्टोस्पायरा को ले सकते हैं, ये सब बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा आप वायरस, विषाणु की जनित रोग भी, जैसे जापानी बुखार है, उसको भी ले सकते हैं। तो हमारे संस्थान ने इन पे कुछ काम किया है काफी अच्छा। मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं, ब्रुसेल्ला की। ब्रुसेल्ला से अबॉर्शन होता है और ये बहुत ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है। ये बड़े जानवरों से, छोटे जानवरों से, डॉग से, पिग से, ये सबसे उसके थ्रू जाता है। हमारे संस्थान ने एक ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस पे लंबा शोध कार्य किया और तकनीक विकसित की। उस तकनीक को हमने पेटेंट भी आवेदित किया है और हमने उस तकनीक को ट्रांसफर किया है। क्या करते हैं हम उसमें, वो डिवावेस एलाइजा है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा संक्रमित जानवर है और कौन सा वैक्सीनेटेड जानवर है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी बीमारी है जो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होती है, जिनमें दूध ज्यादा बनता है, मैस्टाइटिस। 2 किट डेवलप किए जिससे हम मैस्टाइटिस का क्लिनिकल और सब क्लिनिकल, मतलब क्लिनिकल तो वो जो हमें दिखाई देती है और सब क्लिनिकल वो छुप के बैठा है बैक्टीरिया, लेकिन पता नहीं चल रहा, सब क्लिनिकल, उस पे भी हमारे काफी अच्छे शोध हुए। हम इस संस्थान में बड़े जानवरों पे शोध का काम करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, और हम छोटे जानवरों को भी अपनी कड़ी में रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर हमें कोई टीका विकसित करना है, कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हम सीधे बड़े जानवर पे नहीं जाते हैं। जनरली इन टीकों को विकसित करने के लिए या तो हम सेल कल्चर लेते हैं या हम छोटे चूहे, गिनी पिग, हैमस्टर, उनका प्रयोग करते हैं। और आज की तारीख में जो हमारी न्यू जनरेशन वैक्सीन या mRNA या DNA वैक्सीन भी आ गई हैं, और हम ये सारा काम करते हैं पशु रोगों के लिए ही। इसके अलावा हम पशु उत्पादन और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल पे काम किया जाता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धान के खेतों से या जानवरों से जो मीथेन एमिशन का मुद्दा है उसको भी हम एड्रेस करते हैं। और हम जानवरों की जो रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से उनकी ओसाइट की जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, उससे पहले जो अंडा बनता है, हम उसकी लाइफ बढ़ाते हैं। और जो जानवरों से निकली हुई स्टेम सेल होती हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं और उनको हम रीजनरेटिव थेरेपी में यूज करते हैं। कोरल रीफ के संकट में होने के कारण हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने एक बायो स्याही तैयार की है जो कोरल लार्वा के बसावट को बढ़ावा देने और पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि क्रस्टोज कोरलिन नामक चट्टानी गुलाबी शैवाल कोरल लार्वा को आकर्षित करने और उन्हें रीफ पर बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हीं गुलाबी शैवाल से प्राप्त मेटाबोलाइट से एक पारदर्शी स्याही विकसित की है। चट्टानों और अन्य सतहों पर स्याही को लगाने से एक आकर्षक माइक्रोहैबिटेट बनते हैं जो कोरल लार्वा को बसने और बढ़ने में मदद करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को 18 मई 2025 को एक झटका लगा जब उसका भरोसेमंद रॉकेट PSLV C61 यानी C61 मिशन असफल हो गया। इस मिशन का उद्देश्य उन्नत पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट EOS-9 को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में
स्थापित करना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण सैटेलाइट अपनी तय कक्षा में नहीं पहुंच सका। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार इसके तीसरे चरण के प्रणोदन प्रणाली में फ्लेक्स नोजल की खराबी का संदेह है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 4 मेसॉन नाम से एक ऐसा कण खोजा है जिसकी सबसे खास बात यह है कि ये स्वयं ही मैटर से एंटी मैटर में बदल जाता है और पुनः अपने अवस्था में वापस भी आ जाता है। ये कण कुछ ट्रिलियन सेकंड्स के लिए ही जिंदा रहता है, लेकिन इसी दौरान ये 2 अलग अलग दुनियाओं की सैर भी कराता है। एक वो जिसे हम देख सकते हैं यानी मैटर, और दूसरी वो जो लगभग गायब हो चुकी है, एंटी मैटर। इस खोज से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री मैटर और एंटी मैटर के बीच असंतुलन को समझने में मदद मिल सकती है। यानी वो सवाल कि जब बिग बैंग में मैटर और एंटी मैटर बराबर बने थे तो फिर आज सिर्फ मैटर ही क्यों बचा। 4 मेसोन की यह क्षमता क्वांटम भौतिकी और टाइम ट्रेवल थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी एक नई दिशा दे सकती है। भारत ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग से CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया। शून्य डिकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए भारत की जलवायु कार्रवाई की दिशा में लिया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्बन कैप्चर उपयोग सीमेंट, स्टील, बिजली, तेल और प्राकृतिक गैस, रसायन जैसे कठिन से कठिन क्षेत्रों में महत्व रखता है। इस प्रक्रिया में औद्योगिक प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके और इसे सिंथेटिक ईंधन, यूरिया, सोडा, राख, रसायन, खाद्य जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित करके उत्सर्जन को कम किया जाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्राइमेटोलॉजिस्ट का कहना है कि युगांडा के बुडोंगो वन में 30 वर्षों के अवलोकन से पता चलता है कि चिंपैंजी भी मनुष्यों की तरह प्राथमिक उपचार करते हैं। वानर से वानर की देखभाल और स्वयं की देखभाल अक्सर होती है। चिंपैंजी के उपचार के तरीके मनुष्यों में इसी तरह के आवेग की संभावित उत्पत्ति का भी संकेत देते हैं। अन्य वानरों की भलाई के लिए चिंता इस बात का सबूत देती है कि मानव चिकित्सा की कुछ नींव, पीड़ा को पहचानना, उपचार करना और दूसरों की देखभाल करना केवल मानवीय नहीं है, बल्कि हमारी गहरी विकासवादी विरासत का हिस्सा है। 11 मई 2025 को हमारे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के इतिहास और वर्तमान समय में इसके महत्व के बारे में जानने के लिए सुनते हैं प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव राजेश कुमार पाठक से दिलीप झा की बातचीत। प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और वर्तमान समय में इसको और विकसित करने की कितनी आवश्यकता है। राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में स्थापित है। 11 मई 1998 को पोखरण में ब्लास्ट हुआ था न्यूक्लियर, जो हम लोग उस समय के डॉक्टर राधा कृष्ण और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में, और भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री ग्रुप में उस दिन शामिल हुआ था। और ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण था जिसको कि बाद में भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ प्रोग्राम। और इसके साथ 2 और घटनाएं हुई। उसी दिन पहला हमारा डेवलप नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड NAL ने हंसा को फ्लो किया, और एक हमारा इंडिजिनियस डेवलप त्रिशूल का भी उसी दिन प्रक्षेपण हुआ। तो इन सबको मिला करके डिसाइड किया गया कि 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के लिए रूप मनाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें अपने भविष्य की तरफ जाने के लिए पास्ट में हम लोगों ने क्या अचीव किया है और किस तरीके से काम किया, और वर्तमान में हम कहाँ हैं और आगे कैसे जाएंगे, इसकी प्रेरणा के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में हम लोग इसको हर एक वर्ष मनाते हैं। और पहला नेशनल टेक्नोलॉजी डे 1999 में जब मनाया गया था, उस समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोग्राम को शोभान्वित किया था। इस साल हम लोग 27वां संस्करण ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि पहले जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर, अब तो खैर सारे डोमेन में सभी लोगों को ये पता है कि उसमें जो मुख्य रूप से जो हथियार यूज किए गए थे, चाहे वो आकाश मिसाइल हो या आकाश तीर हो या ब्रह्मोस हो, ये सब हम लोगों ने खुद की इंडिजिनियस डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, और इस सभी को हम लोग एक दिवस के रूप में इसको 11 मई को मनाते। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। जब पोखरण परीक्षण हुआ था उसके बाद तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, टुडे एट 15:45 आवर्स 4 3 2 1 India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.
Pokhran not only brought strength to our national security, but also self-confidence to our national mind. It became the symbol of a resurgent India. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है वो किस तरह से कार्य करता है? हम लोगों ने करीब 450 के आसपास 430 प्लस प्रोजेक्ट्स को फंड किया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और जो आगे चल के मील का पत्थर साबित हुआ है। आज की तारीख में हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में लीप फ्रॉग प्रोग्रेस किया है, और कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें कि हम अब टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया है। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऐसे सारे स्टार्टअप जिनकी टेक्नोलॉजी उस लेवल पे है, TRL के 6-7 के लेवल पे, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हम उनको बड़ा सब्सिडाइज रेट पे फंड मुहैया कराते हैं भारत सरकार फंड के थ्रू। वो फिर कॉमर्शलाइज करके अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसा इकोसिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है, और पिछले 5 वर्षों में हमने करीब 60-70 ऐसे प्रोजेक्ट, जिसमें कि मोस्टली आपका स्टार्टअप है, 40-45 स्टार्टअप है जिनको हमने फंड किया है। अभी टेक्नोलॉजी डे में ही हमने 4 स्टार्टअप, जैसे एक ध्रुवा है जो स्पेस में एरे बनाया है, एक वेलारेक्स है जो पेट्रोलियम में काम कर, एक जमीन के अंदर काम कर रहा है, एक आकाश में काम कर रहा है, और 2 ऐसे प्रोडक्ट थे जो जमीन पे थे, एक रूरल एरिया में था वाटर के लिए, और एक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड सारे टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक किसी भी सेक्टर का हो, बस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंडिजियस होना चाहिए, और उसमें कमर्शियल पोटेंशियल होना चाहिए, फिर हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। 2 पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव पिछले 2 वर्ष में भारत सरकार ने, एक तो अनुसंधान रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की स्थापना, और अभी पिछले बजट में ही एक RDI फंड, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के रूप में 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई। इसमें 20,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिया भी गया है। उसका उद्देश्य ये है कि इससे हम प्राइवेट कैपिटल को इन्वेस्ट वहाँ पे बुला सके रिस्क के प्रोजेक्ट में, ताकि गवर्नमेंट जो इनिशियल रिस्क है बियर करे, जिसको हम कहते हैं, देखिए कोई भी एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी की आप बात करेंगे तो उसको डेवलप करने में ही बहुत खर्च होता है। इट इज कॉल्ड पेशेंट कैपिटल बोलते हैं, कि आपको उसमें संयम बरत के रखना पड़ेगा। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि मई माह में है। 20 मई को भारत ने अपने 2 महानतम वैज्ञानिक खगोल शास्त्री डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर और परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवास को खो दिया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन। प्रोफेसर जयंत नार्लिकर एक महान खगोल शास्त्री और एक उत्कृष्ट विज्ञान संचारक थे। उन्होंने विज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें लेखन, टेलीविजन कार्यक्रम और सार्वजनिक व्याख्यान शामिल हैं। उनके इस योगदान के लिए यूनेस्को का कैलिंगर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उन्होंने खगोल विज्ञान और सापेक्षता के सिद्धांत में मौलिक अनुसंधान किया। उन्होंने प्रसिद्ध होयल-नार्लिकर थ्योरी दिया, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का एक वैकल्पिक मॉडल है। प्रोफेसर जयंत नार्लिकर टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR और IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे से जुड़े रहे और संस्थापक निदेशक भी रहे। उनके शोध पत्र और लेखन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। MR श्रीनिवास का जन्म 5 जनवरी 1930 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने अगस्त 1956 में देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया। 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद श्रीनिवासन ने विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर PK अयंगर, डॉक्टर R चिदम्बरम और डॉक्टर अनिल काकोडकर के साथ भी काम किया। श्रीनिवासन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी बने। 1987 में उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। NPCIL ने उनकी लीडरशिप में देश में 18 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स बनाई। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एंटोनी लावोजियर एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे। ये आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि रसायन विज्ञान में लावोजियर की महान उपलब्धियां काफी हद तक उनके द्वारा विज्ञान को गुणात्मक से मात्रात्मक में बदलने से उपजी हैं। 1778 ईस्वी में उन्होंने ऑक्सीजन का नाम रखा और इसे एक तत्व के रूप में मान्यता दी। उन्होंने फ्लोजिस्टन सिद्धांत का विरोध करते हुए हाइड्रोजन को भी एक तत्व के रूप में मान्यता दिलाई। निकोलस कोपरनिकस एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम ये बताया कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के बजाय सूर्य केंद्र में है। कोपरनिकस के मॉडल का प्रकाशन उनकी पुस्तक ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर्स में 1543 में उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ। विज्ञान के इतिहास में ये एक प्रमुख घटना थी जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और उनकी इस खोज का विरोध धार्मिक संगठनों ने किया। सर हम्फ्री डेवी एक ब्रिटिश रसायनज्ञ और आविष्कारक थे जिन्होंने डेवी लैंप और आर्क लैंप के बहुत शुरुआती रूप का आविष्कार किया था। उन्हें पहली बार बिजली का उपयोग करके कई तत्वों को अलग करने के लिए भी याद किया जाता है। सन 1807 में पोटेशियम और सोडियम और अगले वर्ष कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और बोरोन, साथ ही क्लोरीन और आयोडीन की मौलिक प्रकृति की खोज की। डेवी ने इन पृथक्करणों में शामिल बलों का भी अध्ययन किया जिससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए क्षेत्र का आविष्कार हुआ। सन 1799 में उन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड के साथ प्रयोग किया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये उन्हें कैसे हंसाता है। उन्होंने इसे हंसी गैस का उपनाम दिया और सर्जरी के दौरान दर्द से राहत देने के लिए एक संवेदनहारी के रूप में इसकी क्षमता के बारे में लिखा। और अब बात करेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की जिन्हें भारत सहित विश्व भर में मई माह में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस ये हर साल 8 मई को थैलेसीमिया से पीड़ित सभी रोगियों और उनके माता पिता के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी बीमारी के बोझ के बावजूद जीवन की उम्मीद कभी नहीं खोई। ये दिन उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो इस बीमारी के साथ जीने के लिए संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई भारत की तकनीकी उपलब्धियों को स्मरण करने का दिवस है। इसके साथ साथ ये दिन विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, अन्वेषकों द्वारा अपने अपने स्तरों पर किए गए कार्यों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले और राष्ट्र निर्माण में अपने ज्ञान और कौशल से सफलतम योगदान दे सकें। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के पीछे कारण 11 मई 1998 को किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण था जिसने भारत को एक परमाणु सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भौतिक विज्ञानी इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में किए गए पहले उत्पादक लेजर ऑपरेशन की तारीख का सम्मान करता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। यह दिन हजारों शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों को दर्शाता है जिन्होंने सुरक्षित और प्रभावी एड्स दवा खोजने की प्रक्रिया में योगदान दिया है। परागणकर्ताओं के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया। मधुमक्खी और अन्य परागणकर्ता जैसे तितलियां, चमगादड़ और हमिंग बर्ड मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार खतरे में हैं। हालांकि परागण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए एक मूलभूत प्रक्रिया है। दुनिया की लगभग 90% जंगली फूलदार पौधों की प्रजातियां पूरी तरह से या कम आंशिक रूप से पशु परागण पर निर्भर हैं। साथ ही दुनिया की 75% से अधिक खाद्य फसलें और वैश्विक कृषि भूमि का 35% हिस्सा भी पशु परागण पर निर्भर है। जैव विविधता के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1992 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनाने की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से ग्रामीण किसानों, जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं, द्वारा आलू के छोटे पैमाने पर और पारिवारिक खेती के उत्पादन का समर्थन और संवर्धन करता है। भूख, कुपोषण और गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है और जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर निर्भर करता है और इसमें बहुत योगदान भी देता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि उन्हें तंबाकू से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जा सके, जिससे हृदय संबंधी रोग, कैंसर, दांतों की सड़न, दांतों पर दाग आदि होते हैं। और इसी के साथ अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए उत्साह और नए विचारों के साथ। आलेख था डॉक्टर कपिल त्रिपाठी का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। और अब अपने दोस्त कमल किशोर और निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।